कोई उसको छोड़ो, उसको बाहर लगाओ, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। चलो एक दफ़ा ये ऑन हो जाए फिर वो फ्लेम होने से दूर रहते ऐसे, ये ठीक है। आवाज नहीं किसी का, डर किसको लग रहा है? ये बॉइलिंग बार बार कह रहा हूँ रिकमेंडेड मेथड नहीं है। ऑटोक्लेविंग, स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है। अब इसको हम मैक्सिमम भी अगर टेम्परेचर देना चाहें ना, कितना दे सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 100 है ना, तो 100 दे सकते हैं। बॉइलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बॉइलिंग होगी 100 पे। इसके बाद तो जो टेम्परेचर हाई जैसे ही होगा वो तो वेपर्स में उड़ता जाएगा, टेम्परेचर तो आप ज़्यादा कर ही नहीं सकते फिर, तो 100 दे सकते हैं। तो ऑटोक्लेव का क्या है? समझ आइए? ये इतनी ज़्यादा मुश्किलें इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोग अगर देख लो, वरना ये एक तो रिकमेंडेड मेथड नहीं है, दूसरा आप लोग इसको रिकमेंडेड मेथड समझेंगे तो ये आपके कंसेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। बुक्स के अंदर पहले इसलिए पढ़ाया है, उसके बाद ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एगर देखने में बेसिकली है क्या, कैसी होती है एगर देखने में, ये जुगाड़ इसलिए लगाई गई है। अब मैं सलाउद्दीन इसको हटाऊँगा, तो आपने क्या करना है कि ये जो है सबसे पहले उसको वॉल को ऑफ करना है, वॉल को ऑफ करके सिलेंडर वॉल से ऑफ करना है, ठीक है। अरसलान आप उधर सिलेंडर के पास जाओ। वॉल ऑफ कर दो। ओ दरमियान में ऑफ होता है, बिल्कुल दरमियान में, बस बस और करें, बस उधर से ऑफ करो। अरसलान कर दिया ऑफ, माचिस लगा के चेक करो। ऑफ है, मसला नहीं, ऑफ है, ठीक है। उधर से वॉल खोल के चेक करो, आप सिलेंडर ऑफ है तो ऑफ होना चाहिए। ये आपके पास अब हीटेड मेल्टेड फॉर्म में नहीं है एगर है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, ये अब आपके पास प्लेट्स आपकी जितनी आपको रिक्वायर है, आपने जितना अमाउंट में बनाया है, आप ऐसे टेबल के ऊपर सबसे पहले रख देते हैं, और जब आप पोरिंग का टाइम आता है तो पोरिंग के टाइम पे आप इस तरीके से करते हैं प्लेट को, ये ठीक है। और ये इसको आप जब पोर करने लगते हैं तो इतना पोर करना होता है कि इसकी जो बेस है ये बेस कवर हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि पूरी भरनी नहीं होती है। अच्छा, ये जैसी बेस भरी फौरन ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा, इसको ऐसे रख देते हैं यहाँ पर, ये भी एगर में बन जाएगा। अब इसको अनडिस्टर्ब टेबलों को ये नहीं करना है किसी तरह से भी। जिस जगह पे भी आप काम करें, ये प्लेट्स ऐसी जगह पे रखनी होती हैं कि जिन जगह के ऊपर आप इसको डिस्टर्ब ना करें। इसको थोड़ा सा टाइम, अब आया ना कस्टर्ड जेली वाला थोड़ा सा जहन में, जो मैंने बताया था, जिसमें उसको पाउडर फॉर्म, मेल्टिंग, बॉइलिंग, समझ आई। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे तो, लेकिन ये जो जेली बनती है
इसको कस्टर्ड जेली नहीं बोला जाता, इसको मैकॉनकी एगर कहा जाएगा। ये जो सेमी सॉलिड फॉर्म होगी, ये सेमी सॉलिड फॉर्म एगर की पहचान होती है, वरना पहले वक्तों के अंदर ब्रॉथ हुआ करता था, ठीक है, और वो भी एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ नहीं, यखनी बनाकर उसमें से इंग्रेडिएंट्स को निकाला जाता था, ठीक है। दूसरी चीज कि इसके अंदर, इस एगर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डाले जाएंगे, उन न्यूट्रिएंट्स से इस एगर का नाम बनेगा। इसके अंदर मैकॉनकी एगर, इसको तब कहा जा रहा है कि इस एगर के अंदर आपके पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, क्रिस्टल वायलेट मौजूद है, न्यूट्रल रेड मौजूद है, लैक्टोज मौजूद है, वरना सिलेक्टिव मीडिया के अंदर कौन कौन सी थी एगर्स? मैनिटोल सॉल्ट एगर, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन सा था? मैनिटोल, ठीक है। इसी तरीके से ईएमबी एगर था, इयोसीन मिथाइलिन ब्लू एगर, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या थे? इयोसीन और मिथाइलिन ब्लू, और कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज था, ठीक है। इसके अंदर इयोसीन और मिथाइलिन ब्लू नहीं है, इसके अंदर मैनिटोल नहीं है। तो जो इंग्रेडिएंट्स जिस किसी एगर में होंगे उससे उसका नाम बनेगा। अब ब्लड एगर के अंदर आप ब्लड को, सिंपल न्यूट्रिएंट एगर के अंदर आप ब्लड को ऐड करते हैं तो वो ब्लड एगर बनती है, ठीक है। फिर उसी ब्लड वाली एगर को जब आप हीट करते हैं तो आपको चॉकलेट एगर कैसे बन जाती है? उसके ब्लड सेल्स हीटिंग से डिस्टर्ब होते हैं, टूटते हैं, और उनके अंदर से क्या निकलता है? कौन से सेल्स में से निकलता है? रेड ब्लड सेल्स में से निकलता है। और रेड ब्लड सेल्स को हम रेड ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीम क्या है? पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रेड पिगमेंट है जिसकी वजह से आपके जो रेड सेल्स हैं उनको रेड कलर है और रेड ब्लड सेल कहा जाता है। तो हीटिंग करने से वो रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, और उनके अंदर से हीमोग्लोबिन जो है वो निकलता है, और वो हीम पिगमेंट पर रेड कलर से चॉकलेट शेड ब्राउन कलर की अपीयरेंस शो करता है। फिर उस वाले एगर को जब आप इसमें से पोर करके थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे और जो एगर बनेगी वो चॉकलेट ब्राउन कलर की बनेगी। उसकी पिक्चर आपको मैंने दिखाई है? नहीं दिखाई, अभी दिखाई थी। जो नहीं एब्सेंट थे उनको दोबारा दिखा देते हैं, मसला नहीं है। ये आपको पूरा मैं चार्ट आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, जो तमाम एगर्स उसके अंदर आपको मिलेंगी। इधर नीचे बेसमेंट में थोड़ा सिग्नल्स का इशू है, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर स्ट्रीकिंग भी सिखा दूंगा। और उसके बाद फिर इससे अगला स्टेप आता है, अगर आप खुराक रेडी होगी, मैंने जो पहले बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट स्टेप में आपने आप सैंपल जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है वो सैंपल इसके ऊपर लगाना होता है। फिर उसके बाद आपने इसको इंक्यूबेटर में रखना होता है। और नेक्स्ट वाली लैब में नेक्स्ट क्लास में आपको इंक्यूबेटर दिखाऊंगा। इंक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप 24 आवर के लिए देते हैं। और 24 आवर का टेम्परेचर 37 का ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम माइक्रोब्स को भी वही टेम्परेचर, अब इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? इन विट्रो टेक्निक। वेरी गुड। इन विवो तो वो है जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर कर रहा है, अब हम उसको आउटसाइड ऑफ द बॉडी ग्रो करवा रहे हैं। तो हम उसको सारी वो चीजें प्रोवाइड करेंगे जो उसको हमारी बॉडी से मिल रही थी। न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब टेम्परेचर भी तो प्रोवाइड करना है, तो टेम्परेचर के लिए हम इंक्यूबेटर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर के लिए कांस्टेंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हम निकालेंगे, यानी एक मॉर्निंग रखा तो अगली मॉर्निंग में जब आप उसको निकालेंगे तो आपको कॉलोनीज उसके ऊपर बनी नजर आएंगी, जो कि मैंने आपको सबको क्लास में दिखा दी हैं। फिर उस कॉलोनी को आप पिक करेंगे और फिर आप उसकी स्लाइड बनाएंगे और उसको फिर स्टेन की तरफ, और नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल इंशाल्लाह तो स्ट्रीकिंग का हो जाएगा नेक्स्ट वाला, और उससे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपको स्टेनिंग की तरफ लेके जाऊंगा। स्टेनिंग हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ चुके हैं, ग्राम स्टेनिंग हम करेंगे, और उसके बाद फिर जेड स्टेनिंग को पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्टेन के बाद फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि बैक्टीरिया कौन सी शेप का है, कौन से कलर का है, कौन सी फॉर्मेशन का है, स्टेप फॉर्म में है, स्टेप फॉर्म में है, शेप में कोकाए है, बेसिलाई है, या विब्रियो है, या रॉड बेसिलाई हो गया ना, स्पाइरल शेप का है। वेरी गुड, ठीक है। आप देख सकेंगे, देखने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है, बेसिलाई है, ये रॉड है, सॉरी बेसिलाई रॉड एक ही चीज, कोकाए है, ये स्पाइरल है, वाइब्रो है, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बता चुका हूँ, फर्दर आपको मजीद काम
काम करें, कहीं भी करें, आपकी अपनी लेबॉर्ट्री है या आप किसी की लेबॉर्ट्री में काम करें या आप कॉलेज के अंदर बैठे हैं या कहीं पे भी हैं, बहुत बहुत बैड एथिक्स और बैड कंडक्ट होता है कि आपने काम किया और उसी तरह काम खत्म किया और आप अपनी अपनी क्लासों को चले गए, या ड्यूटी खत्म हुई तो बस जो चीज़ें जहाँ पड़ी हैं छोड़ के आप घरों को चले गए। जो नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट शिफ्ट का बंदा आएगा, या जैसे अभी आप यहाँ से क्लास लगाकर उठ के चले जाते हैं, चीज़ें इधर पड़ी रहती हैं, ख़राब हैं, गंदी पड़ी हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो कहेगी यार ये कैसे जाए लोग थे, इनको तो एथिक्स ही नहीं है, इनको तो आदाब ही नहीं है। तो बेंच क्लियर होना चाहिए, साफ जो चीज़ें गंदी हुई हैं आपसे आपने उनको साफ करना है, जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको वहाँ पर लेबलिंग हुई भी होती है, आपने वहाँ पर उन रैक्स के अंदर रखना है, ठीक है, सब चीज़ें बेंच क्लियर करके, ताकि जो दूसरा बंदा है उसको ये ना हो कि पहले 10 मिनट आपकी सफाई संभालने में लगे और उसके बाद आपके जो है वो बाकी। तो बेंच क्लियर, किसी भी सेटअप पे काम करें, बेशक ये कॉलेज है ना, यहाँ पे काम किया है, नेक्स्ट टीचर आएगा तो मैंने उसके लिए बेंच को क्लियर छोड़ना है नेक्स्ट क्लास को, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के अंदर, और इसके अंदर खाली बेंच की बात नहीं आ जाती, इसके अंदर ये स्टूल की बात भी आती है। जो बच्चा जहाँ जहाँ से स्टूल लेकर आया वो वहाँ पर उसी जगह पे जाकर स्टूल रखेगा, और यहाँ पर भी स्टूल जिस तरीके से यहाँ पर अरेंज होकर रखे हुए थे इसी तरीके से यहाँ पे स्टूल रख के लाइन से आए थे, लाइन से जाएंगे, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ आए थे, डिसिप्लिन के साथ जाएंगे। ये पोर्शन रह गया बस थोड़ा सा, ये भी थोड़े टाइम में हो जाएगा, बाकी आप देख रहे हैं ये इस डब्बे की पिक्चर आपको सेंड करेंगे। ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये 1 घंटे के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है कवर अप करना, सब चीज़ों को बताना मुश्किल होता है। खैर वायर लूप नहीं है, वायर लूप वाला काम देखो ना, ये अब आप देख सकते हैं जी, ये जो लिक्विड फॉर्म में था वो अब सेमी सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। इस एगर को अब आप कहेंगे, और इसका कलर ऐसा ही होता है, पिंकिश रेड कलर, देख रहे हैं, नहीं गिर रही ना, इस तरीके से। अब ये आपके पास जेली है, ठीक है, इसके ऊपर आप वायर लूप से पहले प्राइमरी स्ट्रीकिंग, सेकेंडरी टेल, सैंपल वायर लूप पे लगाने के बाद, वायर लूप को पहले स्टेरिलाइज करने के बाद आप इसके ऊपर स्ट्रीकिंग करके आप इसको ऐसे कवर अप करते हैं और आप इसको इनक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब रेडी हो गई है, ये अब हम कल क्लास में इंशाल्लाह इसको रखेंगे अपने पास, और इसके ऊपर जो है वो स्ट्रीकिंग भी कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रीकिंग करके आपको हर स्टूडेंट स्ट्रीकिंग भी कर लेगा, उसको इसके टेक्सचर का आइडिया तभी होगा जिस टाइम वो हाथ, अब मैं लगा रहा हूँ, ये हाथ नहीं लगाना होता है इसके ऊपर, इसको तो बल्कि कवर करके रखना होता है, ठीक है। हाँ, तो अब आप इसको ओपन नहीं छोड़ सकते। अब आप क्या करेंगे, जब आप स्ट्रीकिंग के लिए वायर लूप लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी वायर लूप नहीं लगानी होती। और नेक्स्ट कल के इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में आपको स्ट्रीकिंग की जो पढ़ाई है वो करके मैं बता दूंगा। तो ये जो बनाई गई है ये बॉयलिंग से बनाई गई है। वंस अगेन कहूँगा, बॉयलिंग इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड मेथड, ऑटोक्लेविंग इज द मेथड। और ऑटोक्लेव के बारे में भी आपको मैंने नॉलेज दी है। इसका ये स्टेरिलाइजेशन के पर्पस पे भी काम आता है और मेन इसका काम स्टेरिलाइजेशन ही है, ठीक है। माइक्रोब्स को किल करता है, बैक्टीरिया को स्टीम अंडर प्रेशर के जरिए ये किल करता है। लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स गंदे हो जाते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, उनको आप महंगे होते हैं, आप फेंक, डिस्पोजेबल नहीं होते, आप फेंक नहीं सकते, उनको आप स्टीम अंडर प्रेशर ऑटोक्लेव में क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। समझ आई है? हैगर की समझ आई? कौन सा मीडिया बनाया है? मैं कौन की जो हैगर बनाई है, कौन सा? वेरी गुड, डिफरेंशियल मीडिया। और ये मीडिया, ये एगर सिलेक्टिव भी है। मीडिया डिफरेंशियल है, ये जो एगर बनाई गई है इस एगर में ये सिलेक्टिव भी है और डिफरेंशियल भी है। सिलेक्टिव किस तरह से, इसके ऊपर कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्रो नहीं करेंगे। और इसके ऊपर डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ, फिर वही बात है, लैक्टोज फर्मेंटेशन।
नॉन लैक्टोज फर्मेंटर और लैक्टोज फर्मेंटर्स की पहचान होती है, इसके ऊपर जो फर्मेंटर्स होते हैं वो ब्राइट पिंक कॉलोनीज बनाते हैं और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो कलरलेस कॉलोनीज बनाते हैं। यहाँ पे हम अपना टॉपिक क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ज़िंदगी रही मुलाकात करते हैं और स्ट्रीकिंग की तरफ जाते हैं और स्ट्रीकिंग के बाद इंशाल्लाह स्टेनिंग की तरफ जाते हैं।